आज शुरुआत हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुई सांप्रदायिक हिंसा से। इस सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए राज्यपाल ने राम नाईक जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि क्या ये धब्बा, क्या ये दाग उत्तर प्रदेश से छूट पाएगा। इसलिए आज हम आपके सामने कासगंज हिंसा की पूरी इनसाइड स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि कासगंज में जो हुआ उसे आप राष्ट्रीयता से कभी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये विशुद्ध राजनीति है जो कासगंज में खेली गई है, लोगों के साथ खून की होली खेली गई है। और जाहिर सी बात है, ऐसे में जब राज्यपाल राम नाईक ये कहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश से ये दाग धुल पाएगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर लगाता है, ठीक वैसे ही जैसे 2002 में ये बात सामने आई थी। आइए आपको दिखाते हैं राज्यपाल राम नाईक ने क्या कहा है। कासगंज में हुआ वो किसी को भी शोभादायक नहीं है। किसने प्रारंभ किया, किसने बाद में जवाब दिया, ये बात तो इंक्वायरी के तहत बाहर आएगी, लेकिन निश्चित तौर पर वहाँ के जो घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश के लिए एक कलंक के रूप में हुई है। राज्यपाल राम नाईक मानते हैं कि कासगंज में जो कुछ हुआ है वो एक कलंक है, तो सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार इस कलंक को क्या वाकई में धो पाएगी, और कैसे इस पूरे कलंक पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, ये हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहते हैं कि अभी तक इस मामले में क्या क्या हुआ है और कैसे ये मामला दरअसल अब राष्ट्रीय पटल पर आ चुका है, क्योंकि यह प्रदर्शित करता है कि एक निश्चित मानसिकता है जो आज देश में हिंसा कराने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। सबसे पहले आपके सामने हम सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि अभी कासगंज में स्थिति क्या है। कासगंज में फिलहाल शांति है, और वो इसलिए क्योंकि वहां पर सुरक्षा बलों के बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जो एसपी सुनील सिन्हा को वहां से हटा दिया गया है, जो वहां पर इस पूरी हिंसा को काबू में नहीं रख पाए थे। डीजीपी की रिपोर्ट के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हिंसा की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है, और 26 जनवरी को यह पूरी की पूरी हिंसा का तांडव हमने देखा, जो कि तिरंगा फहराने को लेकर शुरू हुई है। इस फायरिंग में चंदन नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर बताया जा रहा है। इस मामले में अब तक 112 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मृतक परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का सरकार ने ऐलान किया है, और राज्यपाल राम नाईक ने इस हिंसा को उत्तर प्रदेश के लिए कलंक करार दिया है। शिवसेना समेत तमाम विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर न सिर्फ सवाल खड़े किए हैं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार से इस्तीफा भी मांगा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे इस पूरे मामले पर राजनीति हुई है, और वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हिंसा है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो मृत्यु राष्ट्रीयता की वजह से नहीं हुई है, वो मृत्यु तिरंगे को लेकर नहीं हुई है, ये मृत्यु दरअसल हिंदुत्व की आग को फैलाने की वजह से हुई है। मैं यही कह रहा हूं कि सरकार जिम्मेदार है, वहां के अधिकारी जिम्मेदार हैं, और अधिकारियों को आखिरकार ये फैसले लेने चाहिए थे कि सख्ती रखते वहां पर। घर जल गए, दुकानें जल गई, और भय में सो रहे हैं लोग। और केवल वहां भय नहीं है, भय आसपास भी है। मुझे तो ये लगता है कि सरकार भय फैला के लाभ लेना चाहती है उससे। आप उसकी मदद करें, और एक नौजवान उस परिवार का खोया है, कम से कम 50 लाख रुपए की मदद सरकार को करनी चाहिए। एक उंगली उठाओगे तो दो उंगली आपकी तरफ जरूर दिखती है, और कभी कभी मुंह ऊपर करके थूकना नहीं चाहिए। ये अखिलेश जी को थोड़ा याद रखना चाहिए, थूक उन्हीं पे गिरेगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें जब बोलते हैं। राजनीतिक बयानबाजी क्या हो रही है ये हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, मसला क्या था ये भी आपके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन इससे पहले कि इस पूरी फसाद की जड़ आपके सामने प्रस्तुत करें, हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, जो हम लगातार आपसे पूछ रहे हैं। हमने ये सवाल आपसे पूछा है कि क्या कासगंज की हिंसा के पीछे सोची समझी साजिश है। सवाल एक बार फिर दोहराएं, क्या कासगंज हिंसा के पीछे सोची समझी साजिश है? आप हमें एसएमएस के जरिए अपना जवाब भेज सकते हैं। अगर आप अपना जवाब हाँ मानते हैं तो आप लिखिए NN स्पेस यस। अगर आप अपना जवाब ना मानते हैं NN स्पेस नो।
और अपना एसएमएस हमें भेजिए 53636 पर। अपना एसएमएस हमें भेजिए 53636 पर। आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं #NN और आप अपनी राय लिखिए, उसे हम इस कार्यक्रम में जरूर प्रदर्शित करेंगे। इस सवाल के पूछने का मतलब सिर्फ ये है क्योंकि हम आपके सामने अब वो तमाम वाक्य प्रदर्शित करना चाहते हैं जिसे देखकर आप इस बात पर यकीन कर बैठेंगे कि आज हमारे देश में धर्म के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर किस तरह का राजनीतिक खिलवाड़ हो रहा है और इसमें बेगुनाह लोगों की जानें जा रही हैं। बिल्कुल बेगुनाह लोगों की जानें जा रही हैं, संपत्ति का नुकसान हो रहा है, बवाल मच रहा है। काशगंज एक बड़ा ही शांत इलाका, जहां किसी तरह की कोई हिंसा की बात नहीं थी, जहां दो समुदाय के बीच में कोई भी बंदरबाट नहीं था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों समुदाय, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, दोनों तिरंगा फहराना चाहते थे। ऐसे में जब दोनों समाज तिरंगा फहरा रहे थे, जब दोनों पक्ष तिरंगा फहरा रहे थे, तो फिर राष्ट्रीयता को लेकर यह विवाद कैसे हुआ और हिंसा कैसे हुई जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। देखिए हमारी रिपोर्ट। ये आदमी भयभीत होकर घूम रहा है लेकिन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, अभी भी डरा हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कठोर से कठोर कार्रवाई होगी कासगंज घटना के दोषियों के खिलाफ, कठोर से कठोर कार्रवाई। हिंसा के बाद कासगंज में अब माहौल शांत है, लेकिन सवालों का बवंडर पूरे उफान पर है। सवाल यह है कि कासगंज हिंसा के पीछे का आखिर असली गुनहगार कौन है। हर किसी को इस घटना के पीछे साजिश की बू आ रही है। कौन दोषी है उनके बारे में बात नहीं है और एक बेचारा नौजवान बच्चा मारा गया, इसका जो निर्दोष था, शायद बच सकता था। प्रधानमंत्री को अगर इस पे गंभीरता से लें तो ऐसे कितने ही बच्चे बच सकते हैं। घटना के बाद ही पूरी सख्ती बरती, घटना को फैलने नहीं दिया, पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है और 48 घंटे बीतते बीतते मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया, सारे उपद्रवी तत्वों को जेल में डाला। अभी जब तक इस साजिश की शंका की गई है, इसका खुलासा नहीं हो जाएगा, तब तक हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। इस बीच कासगंज मामले पर सरकार की पूरी नजर है। मामले की जांच के लिए जांच कमेटी बना दी गई। हालांकि पुलिस को लगता है कि घटना सुनियोजित नहीं थी। पुलिस के सामने जो सवाल है वो ये, घटना के पीछे की असली वजह आखिर क्या थी? आरोपियों के पास हथियार कहां से आए थे? पुलिस हिंसा के वीडियो की भी गहनता से जांच कर रही है। सारी चीजें जो है जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये इस बात की तह तक हम लोग पहुंचेंगे कि अगर सुनियोजित साजिश किसी की है या नहीं है, और है तो कौन लोग हैं, उनको बेनकाब किया जाएगा। इसी बीच अलीगढ़ में हिंदू संगठनों ने कासगंज हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। चंदन की मौत के इंसाफ के लिए मार्च भी निकाला। जब तक उन कातिलों को, उन हत्यारियों को गिरफ्तारी नहीं हुई, और गिरफ्तारी नहीं सिर्फ फांसी नहीं हुई, फांसी होकर उनको सजा मिलेगी, जब ही हमारा दिल ठंडा होगा। इस बीच कासगंज में सियासी दलों के नेताओं का जमावड़ा भी लगने लगा है, लेकिन सवाल अब भी अनसुलझा है कि आखिर कासगंज में हिंसा का गुनहगार कौन है। टीम न्यूज़ नेशन। हमने आपके सामने प्रदर्शित किया कि आखिरकार क्या वजह थी। बहुत मोटी बात अब आपके सामने रख रहे हैं, जो कि सवालों के साथ हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि आप ये सवाल हमारे हुक्मरानों से भी पूछें। सबसे पहला सवाल जो आज न्यूज़ नेशन खड़ा करता है इस कासगंज की हिंसा पर, वो सवाल ये है कि हिंसा के 4 दिन बाद भी मुख्य आरोपी क्यों आजाद घूम रहे हैं और क्यों उन पर दबिश करने की बात तो कही जा रही है लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक्शन प्लान क्या है। अभी तक इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ तनाव के बावजूद इस इलाके में धारा 144 का उल्लंघन हर बार क्यों हो रहा है? क्यों तमाम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, जुलूस निकल रहा है? पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले पर लगातार अपनी पैठ बनाए हुए थे, तो लगातार चूक कैसे हो रही थी? एसपी को ट्रांसफर कर देना क्या अपने आप में काफी है? और उससे भी बड़ा सवाल, इस पूरे इलाके में जब लोगों का तापमान इतना गर्म है तो फिर सवाल यह उठता है कि इस तरह के भाषण देने की छूट कैसे दी जा रही है, जिसका कुछ एक हम आपको तर्जुमा दिखा रहे थे अपने इस कार्यक्रम के दौरान भी।
हम आपसे यह भी बताना चाहते हैं, इस पूरी हिंसा के पीछे जाहिर सी बात एक सोची समझी रणनीति है। दो गुट थे जो राष्ट्रीय ध्वज को लेकर झंडा फहराना चाहते थे। एक मुसलमानों का गुट था और एक हिंदुओं का गुट था। और हिंदुओं का गुट जब राष्ट्रीय ध्वज लेकर चल रहा था तो उसके साथ भगवा झंडा भी था। और लड़ाई इस बात पर हुई कि मुसलमानों का गुट उस रास्ते पर से अपने आप को क्यों नहीं हटा रहा, क्योंकि हिंदुओं का गुट सामने आ रहा है। और इस बात पर बहस हो गई। जरा बताइए जनाब, दो गुट हैं, दोनों राष्ट्रीय ध्वज को लेकर ध्वजारोहण करना चाहते हैं, इसमें विवाद की गुंजाइश कहां से आती है? क्या राष्ट्रीयता का परिणाम या प्रमाण अब भगवा झंडा है? अगर ये नहीं है तो जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है। और इसीलिए हम आपको आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि आज न्यूज नेशन जानता है कि सोशल मीडिया पर तरह तरह के अफवाह फैलाए जा रहे हैं, गलत बातों का प्रचार किया जा रहा है। हम चाहते हैं आप इससे बचें। हिंसा से जुड़े मैसेज को आगे मत बढ़ाइए। यह हिंसक मैसेज हम दोनों को बांटते हैं, हम सब को। इसके साथ साथ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पुलिस की पैनी नजर है और इस तरह की कार्रवाई में लिप्त हर व्यक्ति पर पुलिस ठोस कार्रवाई करने जा रही है। और इस पूरे मामले पर हालात को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए। ये सिर्फ न्यूज नेशन ही नहीं कह रहा, ये न्यूज नेशन की अपील ही नहीं है, बल्कि पुलिस की अपील भी है। जो अफवाह जिन्होंने उड़ाई है उनके खिलाफ कार्रवाई मैं करूंगा। अफवाह उड़ाने वाले 4 लोगों को मैं ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुका हूं। मैं और लोगों को भी गिरफ्तार करूंगा जो ऐसे झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं। कासगंज हिंसा को लेकर झूठी अफवाहों का अंबार है। अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे होंगे जिनको पढ़ते ही आपका खून खौल उठेगा। लेकिन जरा ठंड रखिए, इसलिए क्योंकि ये सब झूठ है और झूठ के अलावा कुछ नहीं, ये अफवाह है। इस बीच आइए जरा उस परिवार की बात करते हैं जिसने अपने बहुत ही करीबी को खो दिया। जी हम बात कर रहे हैं चंदन की। चंदन के परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कासगंज में चंदन के परिवार को 20 लाख रुपए के मुआवजे का चेक देने की कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं है कि पैसे से कभी किसी जाने वाले की भरपाई नहीं हो सकती। परिवार ने चेक बड़ी जहमत के बाद लिया है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि परिवार की तरफ से अब यह मांग है कि चंदन को अब शहीद का दर्जा दिया जाए। अब यह मांग अपने आप में कहां सही और कहां गलत है, इसका आकलन आप खुद कीजिए। नहीं चाहिए चेक, हमें इंसाफ चाहिए अपने बेटे के लिए। चेक नहीं लिया, मेरे भाई देने आते तो मैं ले लेती। चेक नहीं चाहिए, अगर चेक देना है तो मैं गोली खा लूंगी। मेरी लाश पे ऊपर रख देना वो चेक। कासगंज हिंसा में मारे गए चंदन का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मां की आंखें रोकर सूज चुकी हैं, बहन का गुस्सा जुबान से फूट रहा है। 20 लाख का मुआवजा मंजूर नहीं। परिवार मृतक बेटे को शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहा है। योगी जी आए, फिर मेरा परिवार को देखें, मेरे परिवार से मिले, तब मुझे शांति मिलेगी, वरना मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं तो भटकती भटकती रहूंगी ऐसे ही, और क्या है। प्रशासन की कार्रवाई संतुष्ट नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं। जब तक मेरे भाई को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं उसके कातिलों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक मैं नहीं हूँ संतुष्ट, बिल्कुल भी नहीं। हिंसा में मारे गए युवक चंदन को इंसाफ कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता, लिहाजा मुआवजे से मरहम को ढकने की कोशिश की जा रही है। 20 लाख का। और क्या मांगे उन्होंने बेटे को शहीद का दर्जा देने की बात कही है। दूसरी तरफ इलाके के बीजेपी विधायक भी मृतक के परिवार को इंसाफ दिलाने की मुहिम में जुटे हैं। इस तरह के बच्चे को शहीद का दर्जा मिलने की अगर सरकार के यहाँ कोई इस तरह का हो सकता है तो जरूर दर्जा मिलना चाहिए। फिलहाल हालात को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन इंसाफ की मांग लगातार तेज होती जा रही है। आने वाले दिनों में ये मामला जल्द शांत होता हुआ नजर नहीं आता। टीम न्यूज नेशन। जिन लोगों ने चंदन के परिवार को इतना बड़ा दुख दिया है उनके खिलाफ तो पुलिसिया कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। और इसलिए न्यूज नेशन ये कहना चाहता है कि आखिरकार सरकार तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करती
और ऐसे में एक बार फिर हम अपना सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं। आप अपनी राय जरूर भेजिए, क्योंकि आपकी राय ही महत्वपूर्ण है सरकार के लिए भी। आज का सवाल है, क्या कासगंज हिंसा के पीछे एक सोची समझी साजिश है? सवाल एक बार फिर, क्या कासगंज हिंसा के पीछे सोची समझी साजिश है? आप अपना जवाब हमें SMS के जरिए भेजिए। अगर आपका जवाब हाँ है तो लिखिए NN स्पेस यस, अगर आपका जवाब ना है तो लिखिए NN स्पेस नो, और उसके बाद आप अपना SMS में भेजिए 53636 पर, 53636 पर। आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं ट्विटर के जरिए, #NN_R लिखिए और फिर अपनी राय लिखिए। आपकी राय और उसके साथ साथ आपके तमाम जवाब इसी कार्यक्रम में हम जरूर प्रदर्शित करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे देश में आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वालों की कुछ लोगों ने अपनी दुकान खोल रखी है। और ऐसे में दिल्ली विधानसभा के गलियारों में स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों की तस्वीरों में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने के नाम पर एक ऐसा विवाद छिड़ गया है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि आज वाकई में ये दुकान कुछ लोग चलाकर ही रहेंगे कि कौन देश प्रेमी है, कौन देशभक्त था, कौन देशभक्त नहीं था। और जो लोग देशभक्त नहीं थे उनकी तस्वीरें अगर कहीं लगाते हैं तथाकथित तौर पर, तो जाहिर सी बात है वो लोग भी देशद्रोही हैं। यानी कि कुछ एक लोग हमारे देश में तय करेंगे कि हम सब देशभक्त हैं या देश विरोधी हैं। जंगे आजादी के असली हीरो कौन? सर्द मौसम में दिल्ली की सियासत इसी बहस पर गरमाई हुई है। तकरार टीपू सुल्तान को लेकर है। कोई उन्हें भारत के गौरवशाली अतीत से जोड़ रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि टीपू सुल्तान मैसूर का वो क्रूर शासक था जिसने 4 लाख हिंदुओं और ईसाइयों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया। सिर्फ यही नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की तरफ से इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि जो विपक्ष के नेता है विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि इस तरीके से टीपू सुल्तान की तस्वीर विधानसभा में लगाना सरासर गलत है। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो उनका कहना है कि उन्होंने इतिहास से जुड़े लोगों की तस्वीरें लगाई है, उसमें टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो फिलहाल टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने के बाद से विवाद लगातार गहराता जा रहा है। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों और भारत के निर्माण में योगदान देने वाली 70 शख्सियतों की तस्वीरें दिल्ली विधानसभा में लगाई गई। आम आदमी पार्टी के मुताबिक सभी 70 तस्वीरें दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी करती हैं। इनमें टीपू सुल्तान की तस्वीर भी शामिल है। बीजेपी इसका विरोध कर रही है। दलील ये कि टीपू सुल्तान का दिल्ली के इतिहास से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं। पता चला कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर लगाई है जिसने 4 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया और वो खुद उसको स्वीकार किया है। एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर लगा रहे हैं। परवीन जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की विधानसभा में क्या एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर लगेगी जिसने हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया, जो विदेशी आक्रमणकारी था, जो मुगल शासक की उस बाबर और औरंगजेब की परंपरा से आता था? टीपू की शख्सियत पर बहस मुबाहिसा पुराना है। कर्नाटक में टीपू सुल्तान जयंती के मौके पर 2015 में बड़े पैमाने पर झड़प भी हुई थी। जाहिर है ऐसे विवाद को दोहराने से बचने की कोशिश की जा सकती थी, लेकिन सियासत वोटों के नफा नुकसान को देखती है। वोटों की यही पैमाइश ना तो बड़ी बड़ी शख्सियतों को भी हाशिए पर डालने से गुरेज करती है और ना ही किसी बेनिशा को नामवर बनाने में। दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। आप भी बखूबी समझ रहे होंगे कि टीपू सुल्तान पर यह विवाद इसलिए क्यों गरमाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कर्नाटक में चुनाव है और वहां टीपू सुल्तान को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में पहले से तनातनी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस मौके को चूक सकती थी? आइए बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण की, जहां इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जा चुका है। लेकिन उससे पहले आज राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाया और उसके साथ साथ ये प्रदर्शित भी किया कि सरकार किस तरीके से अपने तमाम काम को अंजाम दे रही है। 10 बड़ी बातें अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि साल 2018-19 में जीडीपी 7 से 7.5 तक रहने की उम्मीद है। यह आर्थिक सर्वे की बड़ी बात आपको हम बता रहे हैं। इसके साथ साथ जीएसटी और नोटबंदी के असर से अर्थव्यवस्था बाहर आ चुकी है। 2017 और 18 में महंगाई अपने 6 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर है। इसके साथ साथ 2017-18 यानी कि इस साल 18 लाख नए करदाता जुड़े हैं। अप्रैल और नवंबर तक
इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन तकरीबन 18% बढ़ा है। क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल के बावजूद अभी भी स्थिति बहाल है और क्रूड की कीमतें 12% बढ़ सकती हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में भी काफ़ी फायदा होता दिखाया है। इसके साथ साथ नौकरियां बढ़ी हैं। ऐसा माना जा रहा है सरकार के द्वारा कि तकरीबन 55 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं पिछले एक साल में। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो सबसे बड़े चैलेंजेस हमारी इकोनॉमी के लिए अगले साल होंगे वो चैलेंजेस हैं क्रूड ऑयल का अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उनकी कीमतें ऊपर होना, और ये उम्मीद है कि अगले साल ये जो दाम है इनमें 12% का इनमें इंक्रीमेंट होगा। ये इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है और इसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा देश को, हमारे वित्त मंत्री जी को इसको मैनेज करने के लिए। और आइए आपको दिखाते हैं आर्थिक सर्वे को लेकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने जब न्यूज नेशन से बातचीत की तो किस तरह से उन्होंने सरकार की न सिर्फ नीतियों का बखान किया बल्कि ये भी बताया कि सरकार को अपने खर्चे पर काबू करना होगा, अन्यथा जिस तरह से सरकार आज खर्च को बढ़ाती चली जा रही है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, हम हिंदुस्तान में पिछले 4 साल से अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। आज जब इकोनॉमिक सर्वे सामने है और ये सरकार के कार्यकाल का 5वां बजट आने वाला है, अच्छे दिन आ चुके हैं या उसके आने की सुगबुगाहट है? अच्छे दिन आने की शुरुआत है और मगर कुछ मायने में अच्छे दिन आ भी चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें पिछले 3 साल में अगर आपने देखा हो एक बहुत बड़ी पहल करी है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे साफ़ और सुथरी हो जाए, हमारी जो गवर्नेंस की प्रणाली है वो कैसे पारदर्शी हो जाए और जवाबदेही उसमें आ जाए, कैसे हमारा पब्लिक सेक्टर जो बेहतर उसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाए, और कैसे हमारी जो हमारे छूटे हुए वर्ग हैं, एक्सक्लूडेड ग्रुप हैं, उनको कैसे हम मेन स्ट्रीम में शामिल करें। जैसे कि 30 करोड़ बैंक अकाउंट खोलना, जैसे कि उज्ज्वल स्कीम में 4 करोड़ लोगों को जो है वो गैस कनेक्शन देना, 18,000 गाँव को बिजली पहुँचाना। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में पहली बार हुई हैं और जिन पे तवज्जो नहीं दी जाती थी। तो मेरा मानना ये है कि जो गरीब आदमी है उसके लिए तो अच्छे दिन शर्तिया आ चुके। जो मध्यम वर्ग है जो कि इंतज़ार कर रहा था कि और तेज़ी से उनकी रोज़गार बढ़े और तेज़ी से उनकी जो है वो उनकी आकांक्षाओं के अनुसार आर्थिक गति बढ़े वगैरह, उनके लिए अच्छे दिन आना बस अब चाहे हैं। क्योंकि अब जो जैसा कि आर्थिक समीक्षा ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था अब ऊपरी मोड़ पर आ चुकी है, मतलब अब जो है वो उन्नति की ओर चल पड़ी है। क्योंकि 17-18 में हमारा सेकेंड हाफ में ग्रोथ रेट 7% हो गई और 18-19 में उन्होंने कहा है 7.5, मुझे मेरा मानना है कि 7.5 और 8 के बीच में होगी। लेकिन चुनौतियां बहुत बताई जा रही हैं और ख़ास करके अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र की, रोज़गार या नौकरियों की और तमाम अन्य बुनियादी सुविधाओं की, तो चुनौतियां बहुत हैं। इन्फ्लेशन बहुत कम बताया जा रहा है, लेकिन अगर आज आप 100 रुपये लेकर जेब में निकलें तो शायद 2014 में जितने का था 100 रुपये उससे कहीं ज़्यादा कम हो चुका है 2018 में 100 रुपये का मूल्य। तो क्या आप ये नहीं मानेंगे कि भले ही आंकड़े कुछ और बताते हों, ज़मीनी हकीकत कुछ और है? नहीं, देखिए मैं तो इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि यही आंकड़े पहले जब बताते थे तो हम लोग कहते थे ज़मीनी हकीकत भी वही है कि अगर अब इन्फ्लेशन दर 3.5% से कम हो गया है और फूड इन्फ्लेशन, खाद्य पदार्थों का जो मुद्रास्फीति है वो 1.2 रह गई है, जबकि 2010-11 में 11-12 में ये 12% हो गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि जो रुपए की कीमत है वो तब से और ज़्यादा जल्दी कम हो गई हो। मुझे तो लगता है कि खाद्य पदार्थों की सप्लाई और उनके दाम दोनों में काफ़ी कमी आई है। लेकिन आम आदमी की जेब पर करें, जैसे डिस्ट्रेस की बात करें, आप देखिए कि जो कृषि क्षेत्र का डिस्ट्रेस है या जो एम्प्लॉयमेंट की बात है, उसमें कृषि क्षेत्र की बात से तो मैं आपके सहमत हूँ, क्योंकि वहाँ पर और बहुत तवज्जो देने ज़रूरी है, आवश्यकता है। मगर जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, वहाँ अभी 1-2 लोगों की स्टडी आई थी, घोष और घोष की, जिसमें उन्होंने कहा है कि फॉर्मल सेक्टर में हमारे रोज़गार 2016-17 में EPFO के डेटा के अनुसार 55 लाख से बढ़े हैं, और ये पहली बार असल में ऐसा बात हुई है। और अब हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनका पहले कभी सांख्यिकी में ब्यौरा ही नहीं होता था।
तो आपने देखा सरकार किस तरह से कह रही है कि अब नौकरियां बढ़ रही हैं। तकरीबन 55 लाख लोगों को पिछले 1 साल में नौकरी मिली है। हालांकि सरकार के पास ये आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए अभी नहीं है, लेकिन सदन की शुरुआत के साथ ही न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्कि राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में एक बात पर बड़ा जोर दिया, और वो ये कि देश में चुनाव चाहे राज्य या केंद्र के हों एक साथ होने चाहिए और हर 5 साल में एक बार ही चुनाव होने चाहिए, अलग अलग चुनाव नहीं होने चाहिए। जहां राष्ट्रपति ने इस बारे में पुरजोर तरीके से अपनी बात सामने रखी है, वहीं विपक्ष को ऐसा लगता है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस बात पर इसलिए जोर देना चाहती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ज्यादा है और ऐसे में उन तमाम राज्यों में जहां बीजेपी की शासन चल रहा है और वहां चुनाव होने वाले हैं, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए बीजेपी ये चोर दरवाजे का रास्ता निकाल रही है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है दोनों पक्षों की राय। एक साथ चुनाव कराने के विषय पर चर्चा और संवाद बढ़ना चाहिए। क्या देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने वाले हैं? अभी तय कुछ नहीं हुआ, लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी का मूड इस दिशा में साफ है। बार बार चुनाव बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी कुछ इसी तरह के संकेत मिले। आचार संहिता लागू होने से देश की विकास प्रक्रिया भी बाधित होती है। अलग अलग चुनाव होने से 5000 करोड़ का देश को नुकसान हो रहा है। तो मेरा मानना है कि एक देश एक चुनाव होने चाहिए और इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए सभी को काम करना चाहिए, सभी को आगे आना चाहिए। पीएम मोदी और बीजेपी बीते कुछ समय से केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ कराने की बात कहते आए हैं। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि इसी साल अप्रैल में कर्नाटक और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं अगले साल 2019 में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, ओडिशा, सिक्किम, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्षी दलों को लगता है कि अपने खिलाफ माहौल बनने से पहले ही मोदी जीत हासिल कर दोबारा सत्ता पर काबिज होने का दाव चल सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि ये सिर्फ नाम के वास्ते वो पेश कर रहे हैं और अपना काम कर लेके वो जाने का, इलेक्शन जाने के मूड में है। गौरतलब है कि साल 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी समय से पहले लोकसभा चुनाव कराया था, लेकिन बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। ताजा सियासी सरगर्मी से यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब एक बार फिर देश की सत्ता पर काबिज नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की राह पर कदम बढ़ाने के मूड में नजर आ रहे हैं। दिल्ली से रविकांत राय और पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। आज 29 जनवरी है और बीटिंग रिट्रीट के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमारे फौज के लोगों के हौसले अफजाई के लिए मौजूद थे। आपको दिखाते हैं कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर कौन रोमांचित नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन की। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे के पूरे दक्षिणी कोरिया को इस बात का डर सता रहा है कि तानाशाह अब नई चाल क्या चलने वाला है। इसलिए दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने कई ऐसे मौके पर इस बात का संदेह जाहिर किया है कि उत्तर कोरिया एक नई चाल चलने को पूरी तैयारी में है। और इस बात को तब और ज्यादा बल मिला जब ऐसा लगा जैसे कि एक बड़ा भूकंप कोरियाई पेनिनसुला पर आया और जिसका असर उत्तर और दक्षिण कोरिया पर साफ दिखा। ऐसे में दक्षिण कोरिया की तरफ से यह कहा गया कि शायद तानाशाह किम जोंग उन ने एक और एटॉमी परीक्षण किया है। सनकी के एटम बम का फिर बढ़ा खौफ। क्या उत्तर कोरिया ने फिर किया परमाणु बम का परीक्षण? दक्षिण कोरिया में आए शक्तिशाली भूकंप के झटकों ने वहां के लोगों में एक बार फिर इस रीजन में बढ़ते परमाणु खतरे का खौफ भर दिया है। सवाल एक बार फिर उठे कि सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने दूसरे परमाणु हथियार का परीक्षण तो नहीं किया। पिछले साल सितंबर में जब उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया था तो रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता वाला भूकंप दर्ज किया गया था। उसके बाद भी कई बार झटके महसूस किए गए। नॉर्थ कोरिया का यह छठा और सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण था। हालांकि इस बार आए भूकंप के झटकों के पीछे सनकी का हाथ नहीं माना जा रहा।
क्योंकि आर्टिफिशियल भूकंप के झटके साउंड वेव्स पैदा करते हैं। साउथ कोरिया एजेंसियों के मुताबिक इस बार ऐसे साउंड वेव्स रिकॉर्ड नहीं किए गए। साथ ही ये झटके नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट साइट से दूर महसूस किए गए। लेकिन इस खुलासे से भी साउथ कोरिया का खौफ दूर नहीं हुआ। सनकी के इसी खतरे को लेकर सिंगापुर पहुंचे साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री ने पूरी दुनिया को किम के नापाक इरादों से आगाह किया। मौजूदा वक्त में दुनिया सुरक्षा के लिहाज से जिन खतरों का सामना कर रही है, उसमें नॉर्थ कोरिया के एटमी और मिसाइल हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। इस खतरे को लेकर साउथ कोरिया का जवाब सख्त होगा। मौजूदा वक्त में साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री का यह बयान चौंकाने वाला है। मार्शल किम की तरफ से तमाम धमकियों के बावजूद साउथ कोरिया ने प्योंगयांग की स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का स्वागत किया है। विंटर ओलंपिक्स में दोनों देशों के खिलाड़ी एक झंडे तले मार्च करने वाले हैं, एक ही टीम के तहत खेलने वाले हैं। ऐसे में साउथ कोरिया का बदला रुख कई सवाल खड़े करता है। टीम न्यूज़ नेशन। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया को दरअसल रूस की काफ़ी मदद मिल रही है और रूस के शह पर ऐसा लगता है कि न सिर्फ वो उत्तर कोरिया अमेरिका के साथ दो हाथ करने को तैयार है, बल्कि ब्रिटेन को भी धमकी दी जा रही है। उत्तर कोरिया ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मे को चेतावनी जारी कर ये कहा है कि अगर ब्रिटेन ने उत्तर कोरिया पर किसी भी तरह का आरोप मढ़ा तो फिर ये ब्रिटेन के लिए अच्छा नहीं होगा। दरअसल पिछले साल ब्रिटेन में एक बड़ा साइबर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से ब्रिटेन के चिकित्सा सुविधाओं से लेकर तमाम अन्य सुविधाओं पर काफी असर पड़ा था और सब कुछ तहस नहस होता दिखा था। बाद में ये बात स्पष्ट हुई, जो कि ब्रिटिश सरकार ने सामने रखा था, कि उत्तर कोरिया के हैकर्स ने ब्रिटिश सॉफ्टवेयर और ब्रिटिश कंप्यूटर्स को हैक किया था, जिसकी वजह से ब्रिटेन की हालत अस्त-व्यस्त हो गई थी। अब तानाशाह डरा रहा है ब्रिटेन को कि अगर ब्रिटेन ने धमकी देने की दोबारा कोशिश की तो वो सब कुछ हो सकता है जिसका डर ब्रिटेन को है, यानी कि न सिर्फ वायरल अटैक, टेरर अटैक, बल्कि युद्ध भी। पहले किम ने किया अमेरिका को चैलेंज और अब किम जोंग ने अमेरिका के गहरे दोस्त ब्रिटेन पर साधा है निशाना। किम जोंग ने इशारों में ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे को चेतावनी दी है कि वो उत्तर कोरिया के खिलाफ हमलावर रुख नहीं अपनाएं। पिछले साल हुए वानाक्राई रैंसमवेयर हैक के लिए उत्तर कोरिया को जिम्मेदार न ठहराएं कि अमेरिका और उसके ब्रिटेन जैसे सहयोगी मुल्क के लिए बेहतर होगा कि वो अपने काम पर ध्यान दें। वो साइबर अटैक के मुद्दे पर अन्य देशों को न भड़काएं। आपको याद होगा कि पिछले साल दुनिया भर में वानाक्राई रैंसमवेयर साइबर अटैक हुआ था। उन देशों में ब्रिटेन भी शामिल था। इस साइबर अटैक की वजह से करीब 2,50,000 कंप्यूटर हैक हो गए थे। ब्रिटेन समेत कई देशों ने उस साइबर हमले के लिए नॉर्थ कोरिया को जिम्मेदार ठहराया था। उस दौरान ब्रिटेन के हजारों कंप्यूटर ठप हो गए थे। ब्रिटेन में पब्लिक हेल्थ सिस्टम हैक होने की वजह से हजारों मरीजों का इलाज मुहैया करवाने में परेशानी हुई थी। ब्रिटेन ने साइबर अटैक के लिए उत्तर कोरिया पर शक जताया तो किम जोंग ने अब उस पर करारा पलटवार किया है। ब्रिटिश पीएम पर निशाना साधकर किम जोंग ने एक बार फिर दिखा दिया है कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद उसकी हेकड़ी कम नहीं हुई है। वो अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया को अपनी ताकत की धौंस दिखाने से बाज नहीं आ रहा। टीम न्यूज़ नेशन। एक तरफ एक सनकी तानाशाह पूरी दुनिया को चेतावनी दे रहा है, डरा रहा है और धमका रहा है, और दूसरी तरफ मौसम ने ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है। हम बात कर रहे हैं चीन की, जहां इतनी जबरदस्त बर्फबारी हुई है कि ऐसा लगता है जैसे कि चीन के खास करके उत्तरी इलाकों में कुछ सपाट बचा ही नहीं है। सब कुछ सफेद है क्योंकि चारों तरफ बर्फ की चादर है। जहां तक निगाह उठती है बस बर्फ ही बर्फ नजर आती है। पहाड़ हो या जंगल, सड़कें या समंदर, हर जगह सफेद चादर सी बिछ गई है। बुलेट की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों की पटरियां तक कहीं नजर नहीं आ रही। जो जहाज ऊंचे आसमान में उड़ान भरते थे, एयरपोर्ट पर खड़े इन जहाजों के पांव उखड़ चुके हैं। उस पर टेम्परेचर का ऐसा टॉर्चर कि धमनियों में बहने वाला खून भी जम जाए। भारी बर्फबारी के कारण दुनिया के सामने आग उगलने वाला ड्रैगन इन दिनों ठंडा पड़ गया है। अपनी तकनीक का दम भरने वाले चीन की पूरी मशीनरी प्रभावित है। हाईवे, रनवे या रेलवे, हर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ब्रेक लग गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बर्फबारी की वजह से 30 हाईवे बंद कर दिए गए हैं। हुबेई प्रांत में 3 रेलवे स्टेशन ठप हो गए, जिसके चलते 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द करनी पड़ी।
वुहान एयरपोर्ट पर 95 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिसकी वजह से करीब 1200 यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए। नैनिंग एयरपोर्ट से भी जहाजों की आवाजाही बंद हो गई। चीन के कई इलाकों में इतनी बर्फबारी हुई है कि मौसम विभाग ने शनिवार को ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया, जो कि सेकंड हाईएस्ट वेदर वार्निंग सिस्टम है। जमीन और आसमान के रास्ते सफर पर मौसम की मार पड़ी है, तो समंदर में भी आइस अटैक का असर नजर आ रहा है। छोटे बोट हो या फिर बड़ी नाव, सभी बर्फ में जम गए हैं, जिसने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। राशन और दूसरे जरूरी सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे, जिसकी वजह से कई इलाकों में इनकी किल्लत हो गई है। भारी बर्फबारी ने पावर सप्लाई को भी बाधित किया है। बिजली के बड़े बड़े पोल पर बर्फ की मोटी परत जमने से कई जगह तारें टूट गई हैं, जिन्हें इंजीनियर जोड़ने में जुटे हैं ताकि जरूरी संसाधनों को दुरुस्त किया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। चीन में बर्फबारी ने जिस तरह से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, वो इस बात से भी प्रदर्शित होता है कि कुछ सैलानी वहां पर एक झील पर गए थे ये देखने के लिए कि वहां स्थिति क्या है और जरा मौज मस्ती के लिए निकले थे, लेकिन उस झील पर उनकी जीप फंस गई और फिर उनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अपने आप में देखते बनता है। ये तो चीन था, ये लोग बच गए, शायद हिंदुस्तान होता तो न जाने क्या होता। समंदर का पानी जमकर बर्फ बन गया है। दूर तक कहीं भी पानी की एक बूंद नजर तक नहीं आती। जगह जगह समंदर की लहरें यूं जम गई हैं, जैसे छोटे छोटे टापू हैं। कई जगह तो नदियां और झील भी बर्फ बन गई हैं और इस बर्फीले माहौल में लोगों की जान पर बनाई है। जरा सा रोमांच लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है और इसका सबूत है नॉर्थ ईस्ट चाइना से आई ये तस्वीरें। हियोंगजियांग प्रांत में एक वैन में सवार कुछ लोग बर्फीली झील की सैर पर निकल पड़े, मगर थोड़ी दूर जाते ही उनकी वैन बर्फ में धंस गई। जब धीरे धीरे गाड़ी में पानी घुसने लगा तो इसमें सवार लोगों की जान पर बनाई। 发现新盖湖纵深300米处有一辆面包车，车头扎进了冰窟窿。当时我们第一时间跑步赶到现场，发现情况十分危急。所幸的是，驾驶员和车内乘客已经脱险。 ये तो गनीमत थी कि मिशन सिटी की पुलिस टीम पेट्रोलिंग पर निकली हुई थी और उसकी नजर बर्फ में धंसी इस वैन पर पड़ गई। पुलिस टीम ने तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और वक्त रहते सभी को सुरक्षित निकाल लिया। 我们就想往前再多开一段，就想着上更广阔的那冰面上去玩。开着开着就听那车咔嚓一下，然后车往前一倾，当时吓得我们都大气都不敢喘。 就感觉到这个车里就慢慢的有水渗进来，吓得我们以最快的速度全部撤离开车。 दरअसल वैन के ड्राइवर और इसमें सवार लोगों को अंदाजा नहीं था कि बर्फ की परत कहीं कमजोर भी पड़ सकती है, लिहाजा थोड़ी सी मस्ती उन्हें मौत के मुंह तक ले आई। टीम न्यूज़ नेशन। और ऐसा ही एक वीडियो हम आपको दिखाएं जो रूस से है। कुछ लोग यहाँ बर्फीली नदी के रास्ते अपनी गाड़ी से सैर के लिए निकले थे, लेकिन तभी उनके सामने एक बड़ा जहाज आ गया। ये जहाज बर्फ को काटता हुआ तेजी से बढ़ रहा था। अगर इन लोगों ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन आप इसे सहयोग कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस हैरत अंगेज नज़ारे को उन लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया। ये देखिए एक जहाज किस तरीके से सामने आ गया। ये रूस की तस्वीरें हैं और लोग यहाँ पर गाड़ी लेकर सफर पर निकले हुए थे। ये खबर मध्य प्रदेश के पन्ना की है, जहां आज इस बात को लेकर अब स्पष्टता आती दिख रही है कि पुलिस ही रह जाती है और बदमाश कहीं ज्यादा तेज निकलते हैं। पन्ना में कुछ बदमाशों ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में पुलिस वालों को पहले तो अपने कब्जे में लिया, उन्हें बंधक बनाया, उनकी पोशाक उतारी, उनकी जीप ली और उसके बाद फिर एक 18 साल की लड़की को किडनैप कर लिया। अब जरा सोचिए, ये सब फिल्मों में तो होता है, हम जानते हैं, लेकिन असल जिंदगी में होता है, इसके लिए आपको बस मध्य प्रदेश के पन्ना जाना पड़ेगा। बदमाशों ने खाकी को बंधक बनाया और फिर पुलिस की वर्दी में लड़की के अपहरण की साजिश को अंजाम तक पहुंचा दिया। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एमपी के पन्ना में कुछ ऐसी ही वारदात हुई है, जहां बदमाशों ने अमानगंज इलाके में फोन कर पहले पुलिस की डायल 100 गाड़ी मंगाई और फिर हथियार के दम पर पुलिस वालों को ही बंधक बना लिया।
टोटल 5 लोग थे, 5 लोग कट्टे लिए हुए थे। उन्होंने तीनों व्यक्तियों के, हमारे जो पुलिस के स्टाफ और जो ड्राइवर हैं, उनके ऊपर कट्टा दिखा दिया और उनको बंधक बना लिया। बदमाशों ने जबरन पुलिसकर्मियों से वर्दी उतरवाई और खुद खाकी में आ गए। इसके बाद डायल 100 गाड़ी लेकर वो देर रात पहुंच गए एक किसान के घर। बदमाशों ने पुलिस का रौब दिखाते हुए पूछताछ के बहाने 18 साल की एक लड़की को घर से उठा लिया। तो फिर वहाँ से मान लो हम 2 जने, 2 भाई बच्ची बैठे और बच्चे ले आए। सो मानो उनने 1 किलोमीटर दूर उतारू है और उतर करके गाड़ी रोका करके बताओ कट्टा वो कहाँ लगे कि चलो उतर, और बस हमें उतार के खाने करो, बच्ची चिल्लानी है। पुलिस के लिए पूरा मामला शर्मनाक है। वो अपराधियों की धरपकड़ के लिए दबिश तो दे रही है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। किडनैप की गई लड़की का भी अब तक पता नहीं चल पाया है। टीम न्यूज़ नेशन। और ये खबर आपको चौंका कर रख देगी। अभी तक आपने सनकी तानाशाह के हाइड्रोजन बम की बात सुनी होगी। आपने ये सुना होगा कि बलून में हाइड्रोजन डाल दिया जाए तो बड़े आसानी से ऊपर उड़ जाता है। लेकिन क्या हाइड्रोजन से ट्रेन चल सकती है? जहां ये ट्रेन चल सकती है, और ये ट्रेन चल सकती है हिंदुस्तान में। कैसे, आपको बता रहे हैं। एक ऐसी ट्रेन जो न डीजल से चलेगी न बिजली से संचालित होगी। ट्रेन में डीजल की जगह होगा फ्यूल सेल और डीजल इंजन के तुलना में 60% कम करेगी शोर। देश में अब जल्द बनेगी हाइड्रो ट्रेन, यानी हाइड्रोजन गैस से चलने वाली ट्रेन। जर्मनी के बाद भारत दुनिया में ऐसा दूसरा देश होगा जहां इस तरह की ट्रेन चलाई जाएगी। चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में देश में पहली बार हाइड्रोजन गैस से चलने वाले इंजन का प्रोटोटाइप तैयार किया गया है और दिसंबर में इसका ट्रायल भी शुरू किया जा चुका है। ICF के मुताबिक ये हाइड्रो ट्रेन 2021 के आखिर तक पटरी पर दौड़ सकती है। ये ट्रेन पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होगी। इसमें इंजन से धुएं की जगह सिर्फ भाप निकलेगी। ये डीजल इंजन से 10 गुना और बिजली इंजन से 5 गुना सस्ती होगी। इसका इंजन डीजल की तुलना में 60% कम शोर करता है। इसकी रफ्तार और यात्रियों को ढोने की क्षमता डीजल इंजन के बराबर है। इसमें एक फ्यूल टैंक होगा जिसमें पानी डाला जाता है। पानी से केमिकल रिएक्शन कर हाइड्रोजन गैस बनती है। ऑक्सीजन की मदद से हाइड्रोजन जलाया जाता है। इससे गर्मी निकलती है जिससे बिजली पैदा होती है। इस बिजली से लिथियम बैटरी चार्ज होती है जिससे ट्रेन चलती है। एक बार हाइड्रोजन भरने पर ट्रेन 650 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। हाइड्रो ट्रेन डीजल इंजन जैसी ही तकनीक का इस्तेमाल करती है। फर्क सिर्फ इंजन की बनावट और ईंधन का है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आइए, इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम का समापन करें, आपको ये बताएं कि आपने दरअसल हमारे पूछे गए सवाल का क्या जवाब दिया है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे दर्शकों ने इसका जवाब दिया है और आज का सवाल हमने आपके सामने पूछा था आपकी राय जानने के लिए कि क्या कासगंज हिंसा के पीछे सोची समझी साजिश है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपका, आपने बहुत बड़ी संख्या में जवाब दिया है। 95% लोग मानते हैं कि हाँ, दरअसल एक सोची समझी साजिश है जो कासगंज में हुई है, और सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो हुआ वो दरअसल हो सकता था, उसके पीछे कोई साजिश नहीं है। कुछ एक लोगों ने अपनी राय सामने रखी है जिनके बारे में हम अभी आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। कुंदन ठाकुर हैं, उनका कहना है तिरंगा फहराने को लेकर हिंसा होती है तो ये समाज के मुंह पर कालक है। इसके बाद हम आपको और ट्वीट्स पढ़ा रहे हैं जो हम आप तमाम दर्शकों ने हमें भेजे हैं। चंदन के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, कासगंज पर कोई भी अफवाह पर ध्यान न दें। ये मोहम्मद शादाब जी हैं जिन्होंने अपना ये ट्वीट हमसे साझा किया है। अगला ट्वीट आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। ये घटना बहुत शर्मनाक है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अमित दुबे जी ने अपनी बात हमसे साझा की है। इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम लोग अपनी बातों को स्पष्ट तौर से सामने रख रहे हैं। यह साजिश है, बड़े पैमाने पर हमारे दर्शक ये मान रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे दर्शकों की इस बात को ध्यान जरूर देगी। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।